अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो चीज़ें अब्जॉर्ब हो गई हैं उसको हम या तो रिमूव कर देंगे या वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। रिमूव करने के लिए 5 मेथड्स हैं। उसकी डायूरेसिस करा देंगे, डायलिसिस करा देंगे, हीमोपर्फ्यूजन करा देंगे, या प्लाज्मा एक्सचेंज करा देंगे, या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करा देंगे। फर्स्ट डायूरेसिस में क्या करना है, हमने डायूरेटिक्स देने हैं, ठीक है। किडनी से वॉल्यूम ऑफ यूरिन का फ्लो ना बढ़ा देना है, ठीक है। यूरिन आउटपुट को बढ़ा देना है। कितने तक बढ़ा देता है, 300 से 400 ml पर आवर। इसमें हमने मेंटोल या फिरोसीमाइड देना है। लिमिटेशन इसकी क्या है कि जो केमिकल है ना बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब ना हो, तभी तो एक्सक्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मेथड्स हैं उनके लिए, जो प्रोटीन बाउंड ड्रग्स हैं ना उनके लिए गुड मेथड नहीं है, वो उनके लिए आगे वाले मेथड्स किए जाते हैं प्रोटीन बाउंड ड्रग्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा रीनल इनसफिशिएंसी है तब भी हम यूज़ नहीं करते। अब अल्कलाइन डायूरेसिस हो सकती है या एसिडिक डायूरेसिस हो सकती है। अगर तो हमने एसिड को रिमूव कराना है तो उसके लिए हमने अल्कलाइन देना है, ठीक है। और अगर हमने अल्कली को रिमूव कराना है तो हमने उसके लिए एसिड देना है। अल्कलाइनाइजेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब अगर हमने एसिड को रिमूव करना है तो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और हमने अगर एसिड को जो अल्कली को रिमूव करने के लिए जो एसिड यूज़ करते हैं वो विटामिन सी यूज़ करते हैं या अमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। अब अल्कलाइन डायूरेसिस किस में की जाती है, अब अल्कलाइन डायूरेसिस में की जाएगी जो एसिड्स होते हैं। सैलिसाइलेट एक एसिड है, अल्कोहल एसिडिक होती है, बारबिट्यूरेट्स, इनमें हम अल्कलाइन करते हैं, मतलब हम अल्कलाइन सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं इसमें। तो एसिडिक यूरिन में हम डायूरेसिस विटामिन स्ट्राइकनाइन और क्विनिडिन के केसेस में हम विटामिन सी या सोडियम क्लोराइड दे सकते हैं। प्रिकॉशंस क्या है इसकी, रीनल फंक्शन ठीक हो, ठीक है, एसिड बेस्ड बैलेंस भी ठीक हो, कार्डियक पल्मोनरी स्टेटस चेक करना है, उसका सेंट्रल नर्वस भी ठीक हो, ठीक है, सेंट्रल वीनस प्रेशर एट नेक पे चेक करना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसकी, वाटर इंटॉक्सिफिकेशन हो सकती है, ठीक है, पानी हम दे रहे हैं तो फ्री हो रहा है ना। सेरिब्रल एडीमा हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा प्री रीनल एक्यूट किडनी डिजीज़ हो सकती है। डायलिसिस सेकंड नंबर पर डायलिसिस दो तरह के हो सकते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। ब्लड डाल अगर हमने सारा का सारा ब्लड रिमूव करके मशीनों में से गुजार के दो तो तब उसकी कंटेंट्स को रिमूव करना है तो उसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। और अगर तो हमने कैथेटर के ज़रिए अंदर पेरिटोनियल कैविटी में जाके चीज़ों को फ्लूइड वगैरह डालना है तो उसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, ये आपको पता है। अच्छा, और ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये लॉ ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन पे बेस करता है। एडवांटेज क्या है इसका कि ये मेथड इजी होता है, ठीक है। पेरिटोनियल का क्या एडवांटेज है, इजी होता है, इसमें मशीनरी ज़रूरत नहीं होती, जबकि हीमोडायलिसिस में मशीनरी की ज़रूरत होती है। इसमें कोई स्पेशल स्किल भी नहीं होती, तो पेशेंट घरों में ही कर लेते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क भी कम होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इसका इफ़ेक्ट कम होता है, ठीक है। इसके अलावा पेरिटोनियम में डाली जा रहे हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। लार्ज मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन बाउंड मॉलिक्यूल्स के लिए सही नहीं होता। इसके अलावा हमने जो पीछे वाला मेथड देखा था पोस्ट डायूरेसिस, वो भी प्रोटीन बाउंड के लिए सही नहीं होता, ये भी इतना सही नहीं होता। इसके अलावा ना ये बार बार करना पड़ता है। नेक्स्ट थर्ड में हीमोपर्फ्यूजन ये जो होता है ना प्रोटीन बाउंड के लिए ना ड्रग्स के लिए, ये वाला मेथड सही है प्रोटीन बाउंड ड्रग्स के लिए। ये आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल में पे एक्ट करता है। इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होती हैं ना वो एक्टिवेटेड चारकोल के पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं और रिमूव हो जाती हैं। इसमें कॉलम्स जिसको एक्टिवेटेड चारकोल में ना वो ब्लड को जिसमें से गुजारना ना वहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल भी होता है, तो वहाँ पे जो प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होती हैं वो उसके साथ जुड़ जाती हैं और ब्लड साफ़ हो जाता है। एडवांटेज इसमें का वही है कि प्रोटीन बाउंड ड्रग्स के लिए बेटर है। इसके अलावा जिनकी ऐसे ड्रग्स के लिए यूज़ किया जा सकता है जिनकी डिलेड टॉक्सिसिटी है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि वो इजीली अवेलेबल नहीं होता, प्रोसीजर इसका डिफ़िकल्ट है, हाइपरटेंशन हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया कैल्सीमिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है, ग्लूकोज का लेवल कम हो सकता है। इसके अलावा जो हमने वो ये एक्टिवेटेड चारकोल के साथ ड्रग्स के साथ साथ WBCs और प्लेटलेट्स भी ट्रैप हो सकते हैं।
किन किन ड्रग्स के लिए करते हैं हम? बारबिट्यूरेट्स के लिए करते हैं, सेडेटिव्स हाइप्नोटिक्स के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी ना कि जिनकी टॉक्सिसिटी डिले होती है उनके लिए, तो अब उनमें कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं? रॉक्सेस होती हैं, पैराक्वेट होता है, ठीक है, डिजिटालिस होता है, सैलिसाइलेट्स होता है और क्लोराम्फेनिकोल होता है। इसके अलावा प्लाज्मा एक्सचेंज मेथड है, ये भी प्रोटीन्स बाउंड ड्रग्स के लिए सूटेबल होता है। इसमें क्या किया जाता है कि पेशेंट का जो ब्लड है ना निकाला जाता है और उसके जो सारे के सारे ब्लड के एलिमेंट्स सब वापस डाल दिए जाते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा की जगह एक क्रिस्टलाइन सोल्यूशन डाल दिया जाता है और इस मेथड को हम कहते हैं प्लाज्मा फ्रेसिस। प्लाज्मा की जगह एक क्रिस्टलाइन सोल्यूशन डाल दिया जाता है और हम यूज़ किसके लिए करते हैं? पी फॉर प्लाज्मा एंड पी फॉर पैराक्वेट। इसके अलावा एंड वाला एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है, पूरी की पूरी एक्सचेंज कराना है, पूरा का पूरा ब्लड कराना है एक्सचेंज, तो उसमें वो ये स्वेयर मैथ हीमोग्लोबिनीमिया हो गया ना, जिसमें मिथाइलिन ब्लू बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम करते हैं आयरन सेडेटिव एनाल्जेसिक और न्यूनेट्स में कर सकते हैं। आयरन ज़्यादा रखें, आयरन में हेल्पफुल है।